23 साल, एक बदला और एक गुमनाम गोली 1999 में जिसने भारत को झुकने पर मजबूर किया था। वो 2022 में कराची के एक दुकान में बैठा था। उसे नहीं पता था कि उसकी मौत उसके सामने खड़ी है। एक शूटर आया, 3 गोलियां चली और सब खत्म। यह सिर्फ मर्डर नहीं था, यह था IC 814 का बदला। घड़ी में दोपहर के ठीक 12 बज रहे थे। जगह कराची, पाकिस्तान। तारीख 1 मार्च 2022। अख्तर कॉलोनी की भीड़ भाड़ वाली सड़कों के बीच सीक्रेट फर्नीचर नाम की एक मामूली सी दुकान है। दुकान का मालिक जावेद अंखुद अपनी कुर्सी पर बैठकर ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। पिछले 23 सालों से इसी तरह आम आदमी की तरह जिंदगी जी रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि आज उसकी दुकान पर कोई फर्नीचर खरीदने नहीं, बल्कि उसे सांसें खरीदने आ रहा है। सड़क पर एक मोटरसाइकिल आकर रुकती है। पीछे बैठा शख्स उतरता है, दुकान में दाखिल होता है और बिना एक शब्द भी बोले जावेद अंखुद के सिर में और सीने में गोलियां उतार देता है। फिर वह बाइक पर बढ़ते ही कराची की ओर गलियों में धुएं की तरह गायब हो जाते हैं। पाकिस्तानी मीडिया इसे व्यापारिक रंजिश बताती है, लेकिन दिल्ली में साउथ ब्लॉक के एक बेहद सुरक्षित कमरे में बैठे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जानते हैं कि मरने वाला कोई फर्नीचर वाला नहीं था। वो जहूर मिस्त्री था जो 1999 में IC 814 हाईजैक में शामिल था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे डोभाल ने 23 साल बाद IC 814 का प्लेन हाईजैक का बदला लिया। 24 दिसंबर 1999 काठमांडू से दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 शाम के करीब 4 बज रहे हैं। जैसे ही प्लेन इंडियन एयर स्पेस में दाखिल होता है, 5 नकाबपोश अपनी सीटों से खड़े होते हैं। इन 5 के कोड नेम थे चीफ, बर्गर, शंकर और सबसे खतरनाक भोला, और एक डॉक्टर था। पायलट देवी शरण ने सूझबूझ दिखाते हुए प्लेन को अमृतसर के राजा सासी एयरपोर्ट पर लैंड करा दिया था। प्लेन में फ्यूल काफ़ी कम था, वह उड़ नहीं सकता था। यह भारत की ज़मीन थी, हमारे कमांडो वहाँ पहुँच सकते थे। पूरे 45 मिनट तक वह प्लेन अमृतसर के रनवे पर खड़ा रहा। दिल्ली में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक चल रही है। अफरा तफरी का माहौल है, फैसला लेने वाला कोई नहीं है। NSG को वहाँ पहुँचने में वक्त लगेगा। पंजाब पुलिस को एक्शन लेने को कहिए। नहीं, अगर गोलीबारी में यात्री मारे गए तो जिम्मेदारी कौन लेगा? हमें उन्हें रोकना होगा, लेकिन गोली मत चलाओ। इसी झमेला में अमृतसर एयरपोर्ट पर एक भयानक गलती होती है। अधिकारियों ने प्लेन को रोकने के लिए रनवे पर एक फ्यूल बारूजर भेजा, लेकिन वह इतनी लापरवाही से चलाया गया कि हाईजैकर्स को शक हो गया। प्लेन के अंदर जौहर मिस्त्री उर्फ भोला अपना आपा खो बैठता है। उसे लगता है कि पुलिस हमला करने वाली है। वह अपने क्रूरता का सबूत देने के लिए 25 साल के एक रूपन नाम के कत्याल को उठाता है और बेरामी से चाकू मार देता है। पायलट को मजबूर होकर बिना फ्यूल के ही प्लेन उड़ाना पड़ता है। वो 45 मिनट भारत के इतिहास के सबसे महंगे मिनट साबित हुए। डोभाल बाद में कहते हैं कि अगर उस दिन हमने हिम्मत दिखाई होती तो हाईजैकर्स वहीं मारे जा सकते थे। अमृतसर से जैसे तैसे उड़ान भरने के बाद प्लेन पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुआ, लेकिन मुसीबतें अभी रुकी नहीं। लेकिन मुसीबतें अभी शुरू हुई थी। फ्यूल गज 0 की तरफ बढ़ रहा था। कैप्टन देवी शरण के पास कुछ ही मिनटों का फ्यूल बचा था। उन्होंने लाहौर STC से संपर्क किया और लैंडिंग की परमिशन मांगी, लेकिन परमिशन नहीं मिली। परमिशन डिनाई कर दिया गया। पाकिस्तान ने न सिर्फ लैंडिंग से मना किया, बल्कि लाहौर एयरपोर्ट की सारी लाइटें बंद कर दी। रनवे पर पूरा धूप अंधेरा था। पाकिस्तान नहीं चाहता था कि वह यह मुसीबत के लिए अपना सिर उठाए। कैप्टन देवी शरण ने एक आखिरी दाव खेला। उन्होंने ATC से चिल्लाकर कहा, मेरे पास फ्यूल नहीं है, मुझे रनवे नहीं दिख रहा है, मैं प्लेन को किसी हाईवे सड़क पर क्रैश लैंडिंग करने जा रहा हूँ। यह धमकी काम कर गई। प्लेन के अंदर शहर में क्रैश होने के डर से माहौल से लाहौर STC ने तुरंत रनवे की लाइट चालू कर दी। प्लेन लाहौर में उतरा, वहाँ उसे फ्यूल मिला, लेकिन पाकिस्तान ने प्लेन को रुकने नहीं दिया। हाईजैकर्स का अगला प्लान था कंधार। लाहौर से फ्यूल लेकर प्लेन ने कंधार की तरफ उड़ान भरी, लेकिन तब तक रात गहरी हो चुकी थी। जब प्लेन अफगानिस्तान के ऊपर पहुंचा तो एक नई समस्या खड़ी हो गई। कंधार एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग फैसिलिटी ही नहीं थी। वहाँ ना रनवे पर लाइट थी, ना कोई नेविगेशन सिस्टम काम कर रहा था। अंधेरे में पहाड़ों से घिरे रनवे को ढूंढना नामुमकिन था। हाईजैकर्स को समझ आ गया कि अगर उन्होंने यहाँ जिद की तो वह सब पहाड़ों से टकराकर मारे जाएंगे। मजबूरी में प्लान बदलना पड़ा और प्लेन को सबसे नज़दीकी और आधुनिक एयरपोर्ट की तरफ मोड़ना पड़ा, जहाँ रात में लैंडिंग हो सके। वो सिर्फ जगह थी दुबई। प्लेन ने सिर्फ दिशा बदली और UAE के आलम मिनहाल एयरबेस पर लैंड किया। वहीं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको सच्ची कहानी
क्राइम स्टोरी में दिलचस्पी है तो ये वीडियो को जरूर लाइक करें। अमृतसर की नाकामी के बाद एक और मौका था दुबई। भारत सरकार ने अपनी सबसे घातक यूनिट एनएसजी की 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप को एक विशेष प्लेन में भेजा। यह वो कमांडोज हैं जो पलक झपकते हैं प्लेन में घुसकर आतंकवादियों के सिर में गोली मारने के लिए ट्रेन किए जाते हैं। प्लान तैयार था, जैसे ही IC-814 दुबई में रुकेगा एनएसजी स्ट्राइक करेगी। जौहर मिस्त्री और उसके साथियों की मौत निश्चित थी, लेकिन तभी डिप्लोमेसी की दीवार खड़ी हो गई। यूएई सरकार ने भारत को अपने एयरबेस पर रेड करने की इजाज़त देने से साफ मना कर दिया। उन्हें डर था कि उनकी ज़मीन पर खून खराबा होगा। एनएसजी के साथ बंध गए। कमांडोज अपने हथियारों के साथ तैयार बैठे रहे, लेकिन यहाँ 27 यात्रियों और अपने रुपिन कथियाल के शव को उतारने की इजाज़त मिली। लेकिन हाईजैकर्स दुबई में रुकना नहीं चाहते थे। उन्हें पता था कि यह वह सुरक्षित जगह नहीं है। उनका स्वर्ग तो तालिबान के राज में था। अगली सुबह 25 दिसंबर को जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, विमान ने दुबई से फिर उड़ान भरी। मंजिल वही पुरानी थी, कंधार। इस बार दिन का उजाला था, रनवे साफ दिख रहा था। सुबह के करीब 8:30 हो रहे थे। प्लेन ने कंधार की धूल भरी जमीन को छुआ। अब खेल बदल चुका था। प्लेन कंधार में था। चारों तरफ तालिबान के लड़ाके टैंक और रॉकेट लॉन्चर लेकर खड़े थे। कहने को वह सुरक्षा देख रहे थे, लेकिन असल में वो हाईजैकर्स का कवच बन चुके थे। भारत सरकार ने अपने सर्वश्रेष्ठ नेविगेशन सिस्टम भेजा। इस टीम ने राके विवेक कटाचू और IB के अजीत डोभाल शामिल थे। डोभाल जब कंधार उतरे तो उन्होंने देखा कि कैसे ISI के अधिकारी खुलेआम रनवे पर घूम रहे थे और हाईजैकर्स को निर्देश दे रहे थे। यह आतंकवाद नहीं, यह पाकिस्तान द्वारा अघोषित युद्ध था। बातचीत के दौरान डोभाल ने प्लेन के अंदर जाने का फैसला किया। डोभाल जब प्लेन के अंदर गए तो उनकी नज़र जौहर मिस्त्री पर पड़ी। डोभाल ने यात्रियों से कहा, घबराए मत, भारत सरकार आपके साथ है, आप जल्द ही घर जाएंगे। लेकिन यात्रियों की आंखों में जो खौफ था वो जौहर मिस्त्री की देन था। 31 दिसंबर 1999 भारत को झुकना पड़ा। मसूद अजहर, उमर सईद शेख और मुश्ताक अजगर को छोड़ना पड़ा। बदले में यात्री रिहा हुए। जब आतंकवादी जीप में बैठकर भाग रहे थे तो उनमें से एक ने डोभाल को एक sarcastic स्माइल के साथ कहा, हमने आपके लिए एक न्यू ईयर गिफ्ट प्लेन में छोड़ दिया है। डोभाल तुरंत हरकत में आए। प्लेन की तलाशी ली गई और कार्गो होल्ड में एक लावारिस लाल बैग मिला। उस बैग में RDS और टाइमर लगा था। अगर डोभाल उनकी टीम ने उस बैग को वक्त रहते ना खोजा तो प्लेन के साथ साथ भारत के भविष्य के एनएसजी भी उस दिन कंधार के धूल में मिल गए होते। जौहर मिस्त्री सिर्फ भागा नहीं और भारत के सबसे काबिल अफसर को मारकर जाना चाहता था। डोभाल उस दिन बच गए, लेकिन जब वह मसूद अजहर और जौहर मिस्त्री को कंधार में रेगिस्तान में ओझल होते देख रहे थे तो उनकी आंखों में हार नहीं, बदले की आग थी। ऐसी आग जो 23 साल तक बुझी नहीं। साल बीते, सरकारें बदली, लेकिन डोभाल ने फाइल बंद नहीं की। 2014 में जब अजीत डोभाल भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने तो भारतीय सुरक्षा नीति में एक भूकंप आया। इसे दुनिया आज अजीत डोभाल डाल्ट्रिक के नाम से जानती है। पुरानी नीति थी, बचाव करो, डोजियार सौंपो और भूल जाओ। डोभाल की नीति थी, हल्का मत करो, बस जड़ से मिटा दो। डोभाल का मानना था कि आतंकवादियों के लिए कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, चाहे 2 साल लगे या 20 साल। अगर अपने भारत का खून बहाया है तो हम आपको पताल से ढूंढ निकालेंगे। जौहर मिस्त्री पाकिस्तान में एक नई पहचान के साथ छिपा था। वो जावेद अंखुद बन गया था। उसने शादी की, बच्चे पैदा किए और कराची में फर्नीचर का धंधा शुरू कर दिया। उसे लगा कि भारत 1999 को भूल चुका है। जौहर मिस्त्री कोई आम अपराधी नहीं था। पाकिस्तान पहुंचते ही ISI ने उसे एक नई जिंदगी दी थी, नया नाम, नई पहचान। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने जौहर मिस्त्री को सीधा नहीं ढूंढा। उन्होंने नेटवर्क मैपिंग का इस्तेमाल किया। राय ने जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडरों पर नजर रखना शुरू कर दी, खासकर मसूद अजहर और उसके भाई रफूक असगर पर इंटेलिजेंस को एक अजीब पैटर्न मिला। जैश के बड़े आतंकी अक्सर कराची की अख्तर कॉलोनी के एक खास इलाके में जाते थे। वहाँ कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं था, कोई मस्जिद नहीं थी, वहाँ सिर्फ एक फर्नीचर की दुकान थी, कंसेंट फर्नीचर। शक की सुई कंसेंट फर्नीचर के मालिक जावेद अखून पर घूमे। लेकिन क्या वही भोला था? 23 सालों में चेहरे बदल जाते हैं। ग्राउंड पर मौजूद एसेट्स ने उस दुकान की तस्वीरें ली। इस तस्वीरों को 1999 के धुंधली तस्वीरों और स्केच से मैच किया गया और कन्फर्म हो गया कि वही जौहर मिस्त्री है। पता चला कि वह अपनी सुरक्षा को लेकर लापरवाह हो चुका था। उसे लगता था कि 23 साल बाद बहुत लंबा वक्त होता है, भारत भूल चुका होगा। वो दुकान पर अक्सर अकेला बैठा था, बिना किसी बॉडीगार्ड के। यहाँ वो विंडो अपॉर्चुनिटी थी जिसका डोभाल के अननोन
गनमैन को इंतजार था। और फिर आया वो दिन, 1 मार्च 2022। कराची पाकिस्तान के सुबह के 11 बजे अख्तर कॉलोनी की संकरी गलियां अपनी रोजमर्रा की रफ्तार से चल रही थी। फर्नीचर दुकान के अंदर जहूर मिस्त्री चेयर पर बैठा था। 2 लोग एक बाइक में आते हैं। प्लानिंग इतनी सटीक थी कि उन्हें पता था कि इस वक्त जहूर दुकान में अकेला बैठा होगा। पीछे बैठा शख्स बाइक से उतरता है। जैसे वह दुकान के अंदर दाखिल हुआ, जहूर मिस्त्री ने सूट उठाकर देखा। शायद उसे लगा कि होगा कोई ग्राहक आया है। उसने पूछने के लिए मुंह खोला, लेकिन तभी एक शूटर ने हेलमेट के वाइजर के पीछे से जहूर मिस्त्री की आंखों में देखा। शूटर को यह कंफर्म करना था कि गोली सही आदमी को लगे। बिना एक शब्द बोले शूटर ने पिस्तौल निकाली। पहली गोली सीधे सिर में। जहूर मिस्त्री की अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ लुढ़क गया और 2 गोलियां चली छाती में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बचने की कोई गुंजाइश न रहे। काम तमाम। कंधार का कसाई अपने ही फर्नीचर की दुकान में ढेर चुका था। 23 साल का पुराना हिसाब 3 सेकंड में छूता कर दिया गया। शूटर दुकान से बाहर निकलता है। वो वापस बाइक पर बैठा। राइडर ने एक्सीलेटर दिया और अगले ही पल वो कराची की भीड़ के धुएं में खो गए। जब तक पाकिस्तानी पुलिस और एम्बुलेंस वहां पहुंचती, तब तक जहूर मिस्त्री का खेल खत्म हो चुका था। मीडिया ने शोर मचाया, व्यापारी की हत्या। पुलिस ने कहा लूटपाट का मामला। पाकिस्तान ने शुरू में इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन सच तब तक सामने आया जब जहूर मिस्त्री के जनाजे में जैश-ए-मोहम्मद के बड़े आतंकी शामिल हुए। मसूद अजहर का भाई खुद वहां मौजूद था। इस तरह अजीत डोभाल ने 23 साल बाद कंधार हाईजैक का बदला लिया। अमृतसर में जो गोली नहीं चली थी, दुबई में जो रेड रोकी गई थी और कंधार में जो मजबूरी था, उसका जवाब 2022 में कराची में दिया गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अननोन गनमैन वाली रणनीति भारत को और आक्रामक रूप से अपनानी चाहिए या फिर डिप्लोमेसी ही रास्ता सही है? अगर आपको ऐसी ही सच्ची और खौफनाक ऑपरेशन की कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। जय हिंद।